तो हेलो गाइस, आप फिर से देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल आई विल। और जिस पे कि हमने आपको पता है कि इकोनॉमिक्स की एक पहले प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की सीरीज़ चलाई और अब जो ये सीरीज़ है 300 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज़ है, इसमें हम 300 क्वेश्चंस इकोनॉमी से करवाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। इसमें बहुत सारे टेस्ट सीरीज से हमने क्वेश्चन उठाए हैं, कुछ खुद भी बनाए गए हैं। तो आप प्लीज़ 300 क्वेश्चन को करिए और आप अपनी इंप्रूवमेंट देखिए। मैं चाहूँगी जैसे ही आप टेस्ट सीरीज़ करें तो मैं जैसे ही फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ती हूँ आप वीडियो को पॉज करें, उसके बाद अपना आंसर एक नोट साथ में एक नोटबुक ले लें, उस नोटबुक में अपना आंसर राइट करें एंड देन सी द आंसर एंड देन सी योर स्कोर आउट ऑफ 50 क्वेश्चन, देन यू विल बी इम्प्रूव्ड बाय मैक्सिमम मार्क्स। तब आपको ज़्यादा फायदा होगा। इससे ज़्यादा फायदा शायद ही आपको होगा अगर आप केवल देखते ही रहेंगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा आपको इनिशियली कितना आता है, आपका पहले आपको कितना आता है और बाद में इसको पढ़ने के बाद आपको कितने क्वेश्चंस और पता चले। तो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू सीरीज और उसका पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी द टर्म ट्विन डेफिसिट रेफर्स टू। इंडियन इकोनॉमी में ट्विन डेफिसिट का मतलब क्या है? ए ऑप्शन दे रखा है रेवेन्यू डेफिसिट अकम्पेन्ड विद फिस्कल डेफिसिट। सेकंड है अकरेंस ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट टुगेदर। ओके। थर्ड साइमल्टेनियस करंट अकाउंट डेफिसिट एंड कैपिटल अकाउंट डेफिसिट। डी है साइमल्टेनियस राइज इन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑफ बैंक्स एंड डेप्ट बर्डन ऑफ कॉर्पोरेट्स। तो आप इसका आंसर लगा लीजिए या वीडियो को पोस्ट करके कर लीजिए क्योंकि मैं डायरेक्ट इसके आंसर्स बताने जाऊंगी। तो ट्विन अकाउंट डेफिसिट को अगर मैं बताऊं तो ट्विन अकाउंट डेफिसिट होता है करंट अकाउंट डेफिसिट, ट्विन अकाउंट डेफिसिट होता है, ट्विन अकाउंट डेफिसिट होता है करंट अकाउंट डेफिसिट प्लस फिस्कल डेफिसिट, ये होता है। इन दोनों को मिला के बोलते हैं हम ट्विन अकाउंट डेफिसिट। मतलब फिस्कल डेफिसिट होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर माइनस गवर्नमेंट रिवेन्यू, मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर माइनस ये होता है फिस्कल डेफिसिट। गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट कितना है? एक होता है करंट अकाउंट डेफिसिट, एक होता है करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट में क्या क्या आता है? करंट अकाउंट में आता है ट्रेड गैप प्लस नेट करंट ट्रांसफर प्लस नेट इनकम अब्रॉड, और भी ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, करंट अकाउंट डेफिसिट में सारी चीज़ें आती हैं। इसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों ही आती हैं, ट्रेड्स ऑफ गुड्स सर्विसेज, और फिर नेट अर्निंग्स ऑन ओवरसीज इन्वेस्टमेंट एंड नेट ट्रांसफर ऑफ पेमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सच एज रेमिटेंसेस। तो करंट अकाउंट डेफिसिट आपको पता चल गया, फिस्कल डेफिसिट आपको पता चल गया। तो ट्विन डेफिसिट यही होता है। ट्विन डेफिसिट क्या होता है देख लेते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट अकम्पेन्ड विद, नो रेवेन्यू डेफिसिट नहीं, करंट अकाउंट डेफिसिट, अकरेंस ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट टुगेदर। यस, दिस इज द स्टेटमेंट व्हिच इज करेक्ट। साइमल्टेनियस करंट अकाउंट डेफिसिट एंड कैपिटल अकाउंट डेफिसिट ये नहीं है। साइमल्टेनियस राइज इन एनपीए ऑफ बैंक्स एंड डेप्ट बर्डन ऑफ कॉर्पोरेट्स, जो ये स्टेटमेंट है ना, साइमल्टेनियस राइज ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑफ बैंक्स एंड डेप्ट बर्डन ऑफ कॉर्पोरेट्स, तो इसको बोलते हैं ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। इसको बोलते हैं ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, इसी को बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी आ सकते हैं कि ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम किसको बोलते हैं, और ये है ट्विन डेफिसिट। सो बोथ स्टेटमेंट यू हैव टू लर्न। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कोज द 1991 इकोनॉमिक क्राइसिस इन इंडिया। 1991 की जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो किन किन कारणों से हुई? तो इसमें देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, सेकंड है राइजिंग प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स, थर्ड है हाई फिस्कल डेफिसिट। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स यूजिंग द कोड बिलो। ये जो आंसर देखें आपको ये आंसर लगाना है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो 1991 की क्राइसिस हुई थी उसमें हर चीज़ हो गई थी। हमारा फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ गया था, एसेंशियल गुड्स के प्राइसेस भी बढ़ गए थे और बैलेंस ऑफ पेमेंट भी हमारा बढ़ गया था। तो इन तीनों चीज़ों के कारण ही हमारा जो 1991 का था जो वो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन हमारा हो जाता है, 1991 का क्राइसिस किस किस कारणों से हुआ था। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रोपोर्शनल टैक्सेशन। देखो प्रोपोर्शनल टैक्सेशन, चलो पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इन दिस द टैक्सिंग अथॉरिटी चार्जेस द सेम रेट ऑफ टैक्स फ्रॉम ईच टैक्स पेयर इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम। सेकंड है ऑब्जेक्टिव ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज बाय गवर्नमेंट इज अचीव्ड थ्रू दिस सिस्टम ऑफ टैक्सेशन। तो हम देख लेते हैं प्रोपोर्शनल टैक्सेशन क्या होता है। देखो टैक्स तीन टाइप के होते हैं, एक होता है प्रोग्रेसिव टैक्स, एक होता है प्रोपोर्शनल टैक्स, और एक होता है रिग्रेसिव टैक्स। अब प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है? अगर जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, इनकम ज़्यादा होगी टैक्स ज़्यादा होगा, इनकम ज़्यादा होगी टैक्स ज़्यादा होगा। ठीक है, ये होता है प्रोग्रेसिव टैक्स। एक होता है रिग्रेसिव टैक्स, मतलब इनकम कितनी भी हो टैक्स मतलब उतना ही रहेगा, टैक्स उतना ही रहेगा, इनकम कितनी भी हो, इनकम आपकी कितनी भी हो। रिग्रेसिव टैक्स में आता है जैसे कि इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब फिक्स टैक्स होता है।
इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, छोटे छोटे सामान, जैसे कि बिस्किट का पैकेट है, बिस्किट के पैकेट पे जितना टैक्स है, अगर अंबानी उसको खरीदेगा तब भी वो उतना ही, उसको भी उतना ही टैक्स देना पड़ेगा, और गरीब आदमी है उसको भी उतना ही टैक्स देना पड़ेगा। तो ये जो है रिग्रेसिव टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव टैक्स है, और जो डायरेक्ट टैक्स इसमें आता है प्रोग्रेसिव टैक्स में डायरेक्ट टैक्स, इसमें आता है डायरेक्ट टैक्स। एक होता है प्रोपोर्शनल टैक्स। प्रोपोर्शनल टैक्स होता है कि एक ही मतलब फ्लैट रेट लगा देना, फ्लैट रेट फॉर एवरीवन ऑफ टैक्स, फ्लैट रेट लगा देना इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम, उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स, उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स, ठीक है। और अगर प्रोपोर्शनल टैक्स है सब पे ही है, चाहे गरीब है चाहे अमीर, अगर उस पर तो अगर इस स्टेटमेंट को हम देखें, इन दिस टैक्सिंग ऑथोरिटी चार्जेस द सेम रेट ऑफ टैक्स फ्रॉम ईच टैक्स पेयर रिस्पेक्टिव ऑफ इनकम, बिल्कुल सही बात है, यही है प्रोपोर्शनल टैक्स। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज बाय गवर्नमेंट इज अचीव्ड थ्रू दिस सिस्टम ऑफ टैक्सेशन। क्या ऐसा हो सकता है कि सब गरीब हो चाहे अमीर हो, गरीब 10 रुपये कमा रहा है उसको भी 10 रुपये टैक्स देना पड़ रहा है, कोई 1 लाख रुपये कमा रहा है तो उसको भी 10 रुपये टैक्स देना पड़ रहा है, तो क्या इसमें गवर्नमेंट रीडिस्ट्रीब्यूट कर रही है रिसोर्सेज को? नहीं कर पा रही है, तो ये इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है, तो ये इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, क्या पूछा है इसने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, करेक्ट पूछिए तो करेक्ट तो ए ही है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाता है ए। ये 3 टाइप के टैक्स होते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स, प्रोपोर्शनल टैक्स, ये आपको पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर कॉजेज ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन। देखो डिमांड पुल इन्फ्लेशन का हमें एग्जाम्पल बताना है, ठीक है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड पुल मतलब डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है उसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। अब हम ये देखने कि डिमांड किस में बढ़ रही है, इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, अगर गवर्नमेंट ज़्यादा स्पेंड करती है, देखो अगर गवर्नमेंट ज़्यादा स्पेंड करती है क्या डिमांड बढ़ेगी, गवर्नमेंट स्पेंड करेगी तो क्या होगा, पब्लिक में पैसे आएंगे, अगर पब्लिक में पैसे आएंगे तो क्या होगा, सॉरी पब्लिक में पैसे आएंगे तो क्या होगा, पब्लिक उसको खर्च करेगी, अगर पब्लिक उसको खर्च करेगी तो डिमांड बढ़ेगी ना सामान की, तो उसको डिमांड उससे इंक्रीज होगी, तो इससे क्या होगी, डिमांड इंक्रीज होगी। सेकंड है हाई प्राइसेस ऑफ इनपुट। देखो अगर प्राइस इनपुट्स के प्राइस ज़्यादा हो जाते हैं तो किसी भी सामान का जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा तो जो सप्लाई है उस सामान की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और सप्लाई कम हो जाएगी उसके कारण जो है वो इन्फ्लेशन होगा, उसके कारण क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा। तो ये जो हुआ ये होगा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ये होगा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जो हम पढ़ रहे हैं वो नहीं होगा। हमें क्या निकालना, डिमांड पुल इन्फ्लेशन बताना। तो सेकंड में तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन नहीं हो रहा है, फर्स्ट में तो हो रहा है, ठीक है। थर्ड देखते हैं लोअर इंटरेस्ट रेट, अगर इंटरेस्ट कम पे लोगों को पैसा मिलेगा तो लोग बैंक से लोन लेंगे, और अगर लोग बैंक से लोन लेंगे तो उसको स्पेंड भी करेंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो ये भी क्या होगा, इसमें भी होगा, लो इंटरेस्ट रेट जब करेंगे तो भी डिमांड बढ़ेगी और उसके कारण भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो इसका आंसर देख लेते हैं, 2 जिसमें नहीं है, 2 तो इसमें नहीं है, तो ए आंसर आ जाता है। समझ में आया। एक होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन जिसमें डिमांड बढ़े उसके कारण इन्फ्लेशन बढ़े, एक होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जिसमें पहले सप्लाई साइड कम हो, मतलब कॉस्ट बढ़े पहले किसी सामान का, उसके कारण हमारा महंगाई आई, ठीक है। तो 4th क्वेश्चन हो जाता है हमारा। अब हम आते हैं 5th क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अकाउंटेड फॉर इन अ करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इन इंडिया। करंट अकाउंट में कौन कौन सा आता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में, बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट में कौन कौन सा आता है, ठीक है, करंट अकाउंट में, ठीक है। तो एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स, सीधी सी बात है, करंट अकाउंट में एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स गुड्स और सर्विसेज को आते ही हैं, ट्रांसफ़र पेमेंट्स भी आती हैं। देखो आपको एक क्वेश्चन आता है कि ट्रांसफ़र पेमेंट्स क्या होती हैं, एक क्वेश्चन आता है कि ट्रांसफ़र पेमेंट्स क्या होती हैं। ट्रांसफ़र पेमेंट्स होती हैं आपको फ्री में दिया गया पैसा या सामान, फ्री में दिया गया पैसा या कोई भी सामान जो आपको वापस नहीं करना, जो आपको वापस नहीं करना उसको बोलते हैं ट्रांसफ़र पेमेंट। वो आपको वापस नहीं करना, वो आपको फ्री में आप उसको यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसफ़र पेमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें करंट अकाउंट में थर्ड है नेट कमर्शियल बोरोइंग। नेट कमर्शियल बोरोइंग, अगर हम कोई बोरो कर रहे हैं कोई चीज़, वो इसमें नहीं होती है, करंट अकाउंट में वो नहीं होती है। एंड एफडीआई, एफडीआई तो यार कैपिटल अकाउंट में आता है ना, ये तो कैपिटल अकाउंट में आता है, ये नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें शेयर्स में इन्वेस्ट होता है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। तो ये 4th नहीं है, क्या है 1 और 2 है बस, 3 नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाता है ए, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट में कौन सा कैपिटल अकाउंट होता, तो एफडीआई भी होता उसमें, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में तो होता मनी, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, ये सारी चीज़ें होती कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। अब आ जाता है हमारा 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फिस्कल पॉलिसी मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए फिस्कल पॉलिसी मेजर्स कौन कौन से गवर्नमेंट ले सकती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। इन्फ्लेशन में कंट्रोल करना है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है मतलब इन्फ्लेशन का मतलब ही क्या होता है, महंगाई, मतलब महंगाई बढ़ गई है और लोगों के हाथ में मनी बढ़ गई है, ठीक है, उसको हमें कंट्रोल करना है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्या क्या होगा। रिडक्शन इन पब्लिक एक्सपेंडिचर,
एंड पब्लिक बोरोइंग। देखो, अगर गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर देती है, लोगों के हाथों में पैसा कम हो जाएगा। अगर मनी कम हो जाएगी तो वो डिमांड कम करेंगे, अगर वो डिमांड कम करेंगे तो वही इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, हो गया। फर्स्ट तो बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट है इंक्रीजिंग टैक्सेस ऑन प्राइवेट बिजनेस। इंक्रीजिंग टैक्सेस ऑन प्राइवेट बिजनेस, ये देखो, अगर टैक्स बढ़ा देते हैं लोगों पे, प्राइवेट बिजनेस पे टैक्स बढ़ा दिया तो वो बहुत ज़्यादा टैक्स में पैसा चला जाएगा उनका, तो उनके पास जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है वो कम हो जाएगी, मतलब जो खर्च करने का जो उसके पास पैसा रहेगा वो कम हो जाएगा। अगर खर्च करने का पैसा कम हो जाएगा तो डिमांड कम हो जाएगी, अगर डिमांड कम हो जाएगी तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। तो वही तो हमें कंट्रोल करना है, वही तो हमें कंट्रोल करना है। तो सेकंड भी हो गया। थर्ड है इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट इन इकोनॉमी। इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट इन इकोनॉमी, एक चीज़ याद रखना, इसने बोला है बाय दी गवर्नमेंट। एक चीज़ क्वेश्चन में देखना, ये आरबीआई नहीं लिखा, गवर्नमेंट क्या कर सकते। इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट, इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट बढ़ाना और घटाना आरबीआई का काम है, ना कि गवर्नमेंट का काम है। तो ये जो है ये मॉनिटरी पॉलिसी मेजर है। जो आरबीआई जो मेजर्स लेता है उसको बोलते हैं मॉनिटरी पॉलिसी मेजर्स। ठीक है, और ये है जो गवर्नमेंट लेती है इसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी मेजर्स, इसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी मेजर्स। तो यही दो काम गवर्नमेंट करेगी, नहीं ये थर्ड जो ये आरबीआई करेगा, गवर्नमेंट नहीं करेगी। ठीक है, तो थर्ड जिसमें होगा वो तो नहीं होगा। अगर आप एक स्टेटमेंट भी काट पाते हो ना तब भी आप इस क्वेश्चन का आंसर सही लगा दोगे। ठीक है, अब आते हैं हम 7th क्वेश्चन पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इन्फ्लेशन। महंगाई के बारे में हमें कुछ चीज़ें बतानी है। ठीक है, अब आता है फर्स्ट, इन्फ्लेशन रिड्यूसेस द परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी। क्या महंगाई हो जाती है? इन्फ्लेशन रिड्यूसेस द परचेजिंग पावर ऑफ ए करेंसी। महंगाई का मतलब क्या होता है? पहले जो सामान 1 रुपये में, अगर मान ली 1 टॉफ़ी मिल रही थी, अब 2 रुपये में 1 टॉफ़ी मिल रही है, मतलब अब पैसा कम खरीद पा रहा है सामान को, तो वही इन्फ्लेशन रिड्यूसेस द परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी। बिल्कुल सही बात है, इन्फ्लेशन कम कर देता परचेजिंग पावर को करेंसी की, बिल्कुल सही बात है। सेकंड है प्रोड्यूसर्स आर वर्स्ट अफेक्टेड बाय इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन से जो प्रोड्यूसर्स हैं वो वर्स्ट अफेक्ट होते हैं। देखो, इन्फ्लेशन से देखो, अगर महंगाई होती है, मान ले मैं पेन बना रही थी, मैंने मान ले मेरा इनपुट कॉस्ट वट एवर, मान ले मैंने 10 पैसे लगाए उसमें, पहले वो सामान 1 का बिक रहा था, अब महंगाई होगी, वही सामान 10 रुपये का बिक रहा है। अगर वही सामान 10 रुपये का बिक रहा है तो फायदा किसको? प्रोड्यूसर को हुआ ना, तो उसको तो 10 रुपये मिल रहे हैं, 10 पैसे का सामान में उसको 10 रुपये मिल रहे हैं। पहले वो 1 रुपया मिल रहा था, तो फायदा किसको हुआ? प्रोड्यूसर को हुआ। नुकसान किसको हुआ? नुकसान किसको? कंज्यूमर को हुआ ना। अब पहले उसको 1 रुपये का सामान मिल रहा था, अब उसको 10 रुपये का सामान मिल रहा है, समझ गए? तो प्रोड्यूसर को क्या होगा? फायदा होगा, और कंज्यूमर को क्या होगा? नुकसान होगा। ठीक है, आप सिंपल लैंग्वेज में इसको समझोगे ना तो आप बहुत जल्दी क्वेश्चंस को कर लोगे। तो सेकंड तो बिल्कुल गलत है, सेकंड गलत है, तो इसका स्टेटमेंट हमें करेक्ट बतानी है। तो इसका आंसर हो जाता है ए, 7th का आंसर हो जाता है ए। ठीक है, ये हो गया। अब हम आते हैं 8th क्वेश्चन पे। विद रेफरेंस टू स्पेशल ड्राइंग राइट्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या होते हैं? स्पेशल ड्राइंग राइट्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पढ़ लेते हैं। इट इज यूज्ड एज इंटरनेशनल करेंसी टू फैसिलिटेट स्मूथ ट्रेड बिटवीन नेशन। ओके, सेकंड स्टेटमेंट, इट्स वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय बास्केट ऑफ करेंसीज व्हिच इंक्लूड्स द इंडियन रूपी। ठीक है, व्हिच इंक्लूड्स द इंडियन रूपी। अब हम देख लेते हैं क्या है। SDR क्या होते हैं आपको पता होगा। SDR स्पेशल ड्राइंग राइट अगर आ जाए तो आप क्या लिखोगे? ऐसे ही आ जाए कि द स्पेशल ड्राइंग राइट्स इज अ टर्म सीन इन न्यूज़ टू विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिलेटेड टू। क्या है? तो ये जो IMF से रिलेटेड है, IMF में हर एक कंट्री को कुछ स्पेशल ड्राइंग राइट्स दिए गए हैं, और स्पेशल ड्राइंग राइट्स कोई करेंसी नहीं है। ठीक है, ना ही कोई क्लेम है, ना ही कोई करेंसी है। ठीक है, ये राइट्स हैं जो कि कोई भी कंट्रीज निकाल सकती हैं, करेंसी के रूप में उसको एक्सचेंज कर सकती है। तो इट इज़ यूज्ड एन इंटरनेशनल करेंसी। ये करेंसी की तरह यूज़ नहीं होता है। ठीक है, पहली बात तो ये करेंसी की तरह यूज़ नहीं होता है। सेकंड है इट्स वैल्यूज डिटरमाइंड बाय बास्केट ऑफ करेंसी। देखो, ये चीज़ बिल्कुल सही है कि इसमें एक बास्केट ऑफ करेंसीज यूज़ होती हैं, लेकिन विच इंक्लूड्स द इंडियन रूपी। इंडियन रूपी उसमें नहीं है। उसमें है जैसे कि डॉलर, उसमें है यूरो, उसमें है येन, उसमें है रेन मिनबी जो भी था वो चाइना का, ये सारी हैं उसमें। एक है उसमें पाउंड, ये सारी 4-5 करेंसीज हैं, लेकिन उसमें इंडियन रूपी नहीं है। उसमें क्या है? इंडियन रूपी नहीं है। तो इसका हमें बतानी कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। करेक्ट तो एक भी नहीं है, तो आंसर हो जाता है डी। अब आते हैं 9th क्वेश्चन पे। विद विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रेफरेंस टू दी नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। कौन सी स्टेटमेंट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम के बारे में सही है? मैंने पीछे अभी थोड़ी देर पहले ही आपको एक टर्म बताई थी, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होती है कि आदमी के पास कितना पैसा है जो वो खर्च कर सकता है, ठीक है, कितना पैसा है जो वो खर्च कर सकता है। तो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम मतलब हमारे नेशन के पास कितना पैसा है कि वो खर्च कर सकता है। ठीक है, अब तो हम देख लेते हैं कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। इट गिव्स एन आइडिया ऑफ व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज द डोमेस्टिक इकोनॉमी हैज़ एट इट्स डिस्पोजल। कि कितनी उसके डिस्पोजल पे है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि कितनी वो खर्च कर सकती है। सेकंड स्टेटमेंट है इट इंक्लूड ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सच एज एड्स एंड गिफ्ट्स। मैंने थोड़ी देर पहले बताया ट्रांसफर्स क्या होते हैं, ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होती हैं जो फ्री में मिलती हैं, तो एड्स एंड गिफ्ट्स वो भी आते हैं। बिल्कुल सही बात है।
अगर मैं कमा रही हूँ, मान ले मैं 100 रुपये कमा रही हूँ और मेरी मम्मी ने मेरे को फ्री में 10 रुपये दे दिए ऐसे ही कि ठीक है तेरा जन्मदिन है, जन्मदिन पर 10 रुपये मान लो मेरे को दे दिए, तो वो मेरी डिस्पोजेबल इनकम होगी ना, मेरे को वापस नहीं लौटानी, मैं उसको यूज़ कर सकती हूँ, 10 रुपये को खर्च कर सकती हूँ, तो सही बात है। इट इंक्लूड ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सच एज इट, अगर देते हैं तो हम उसको डिस्पोजेबल इनकम में यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो इसका आंसर हो जाता है सी, इसका आंसर हो जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 10th। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिसेस आर पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक कौन से इंडिसेस को पब्लिश करता है, ठीक है, तो हम देख लेते हैं कौन कौन से को करता है। इज ऑफ डूइंग बिजनेस, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो ये स्टेटमेंट है, इसको करना है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड बैंक कौन कौन से इंडिसेस निकालता है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं इसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊं, क्योंकि मतलब जो भी है उसके लिए मैं एक ट्रिक बताऊंगी, वर्ल्ड बैंक, IMF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इन तीनों के जो जो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए मैं एक ट्रिक बताऊंगी। अगर आपको जानिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं एक उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगी, क्योंकि अभी ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं ट्रिक्स बताने लगी तो, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक कौन कौन सी निकालती है, सॉरी, ठीक है। तो सबसे पहले इज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, बिल्कुल सही है, ये वर्ल्ड बैंक ही निकालता है। एक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपको पता होगा कि UNDP निकालता है, ठीक है। और लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स ये भी वर्ल्ड बैंक निकालता है। तो सेकंड जिसमें नहीं है और फर्स्ट एंड थर्ड जिसमें है, तो आंसर आ जाता है बी, 10th का आंसर आ जाता है बी, कि जो वर्ल्ड बैंक है वही ये 2 इंडेक्स पब्लिश करता है। तो ये चीज़ याद रखना, इज ऑफ डूइंग बिजनेस, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है। अब आ जाता है 11th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रेफरेंस टू स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन के बारे में कौन से स्टेटमेंट सही हैं। स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है स्टैगनेंट इकोनॉमी विद हाई इन्फ्लेशन, ठीक है। स्टैगफ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन विद स्टैगनेंट इकोनॉमी। देखो अभी आ गया, फर्स्ट स्टेटमेंट आता है stagflation refers to a state of an economy that is experiencing a simultaneous increase in inflation and rising unemployment। अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा, इकोनॉमी स्टैगनेंट होगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी तो होगा ना, ठीक है ना, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट भी तो होगा ना, तो वही चीज़ है। तो स्टैगफ्लेशन का मतलब ये होता है, बिल्कुल सही बात है, स्टैगफ्लेशन का मतलब यही होता है। सेकंड, द अकरेंस ऑफ स्टैगफ्लेशन प्रूव्स द थ्योरी बिहाइंड द फिलिप्स कर्व। देखो फिलिप्स कर्व में बताया था कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा ना तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ रही, जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है ना, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट क्या हो रहा है, घट रहा है। तो वही है फिलिप कर्व जो है, ये क्या है, फिलिप कर्व, ठीक है। क्या ये इसको प्रूव कर रहा है, नहीं, ये इसको तो मतलब बिल्कुल अगेंस्ट है ना इसके, तो जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है वैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो बिल्कुल इसका उल्टा है, तो ये चीज़ नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाता है ए, इसका आंसर हो जाता है ए। आया समझ में, बिल्कुल सही, ठीक है। फिलिप्स कर्व का आपको पता चलेगा, स्टैगफ्लेशन का आपको पता चल गया, बिल्कुल सही बात है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एग्रीकल्चर सेंसस इन इंडिया। एग्रीकल्चर सेंसस के बारे में हमें कुछ चीज़ें बतानी है। It is a central sector scheme for the collection of data on the structure of operational holding by different size classes and social groups. Second, it is conducted every 5 years in India. Third, the first agriculture census was conducted in 1950-51. देखो ये क्या है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। एग्रीकल्चर सेंसस, हमारा सेंसस, टाइगर सेंसस, लॉयन सेंसस, एलिफेंट सेंसस, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जिसके फैक्ट्स ही हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ये इन्वायरमेंट में चली गई मैं, ठीक है। एग्रीकल्चर सेंसस के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो ये हर 5 साल में ही होता है, ठीक है। हर 5 साल में एक बार होता है एग्रीकल्चर सेंसस, ठीक है। इट इज़ कंडक्टेड एवरी 5 ईयर्स, बिल्कुल सही बात है, हर 5 साल में होता है, ठीक है। इट इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर द कलेक्शन ऑफ डाटा ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग बाय डिफरेंट साइज क्लासेस सोशल ग्रुप। ये भी बिल्कुल सही है, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये भी क्या एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, और इसको जो करवाती है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इसको कराती है, और ठीक है। और फर्स्ट एग्रीकल्चरल सेंसस वाज कंडक्टेड इन 1950-51। पहला एग्रीकल्चर सेंसस 1950-51 में नहीं हुआ था, पहला एग्रीकल्चर सेंसस हुआ था 1970-71 में। याद रखना इस चीज़ को, 1970-71 में सबसे पहला सेंसस हुआ था, ये नहीं हुआ था 50-51 में, ठीक है। और ये 3 फेजेस में होता है, ठीक है ना, 3 फेजेस में होता है, ये याद रखना, ये फेजेस भी याद रख लेना, ठीक है। तो क्या पूछा है, कौन सी करेक्ट है, करेक्ट तो 1 और 2 ही है, थर्ड तो रॉन्ग है। थर्ड तो अगर आपको थर्ड का भी पता है तब भी आप कर लोगे, पहला कब हुआ था, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। Which of the following provisions were emphasized upon by the Industrial Policy Revolution 1956? अब है इसमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 में कौन से प्रोविजन को एम्फेसाइज किया गया था, ठीक है। अब हम देख लेते हैं। कंप्लीट स्टेट मोनोपोली ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, कंप्लीट स्टेट मोनोपोली ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, कैसा हो सकता है कि पूरी ही वो हो, कंप्लीट स्टेट मोनोपोली हो, नहीं,
ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। कंप्लीट स्टेटमेंट, कुछ कैटेगरी की इंडस्ट्रीज थी उनको बांट दिया था जो केवल और केवल स्टेट ओन करेगी, सेकंड टाइप की थी जिनको प्राइवेट ओन करेगी, ठीक है, और उसको स्टेट थोड़ा बहुत हेल्प भी करेगी, ठीक है, और थर्ड कैटेगरी रिमेनिंग इंडस्ट्री जो थी वो प्राइवेट सेक्टर को दे दी गई थी, ठीक है। तो 3 टाइप की होगी, पब्लिक, पब्लिक एडेड और प्राइवेट, ठीक है। तो कंप्लीट स्टेट मोनोपोली ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं हुआ था 1956 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी में। सेकंड है प्रमोशन ऑफ रीजनल इक्वालिटी, प्रमोशन ऑफ रीजनल इक्वालिटी, यस रीजनल, ताकि ऐसे हमें डेवलपमेंट करना था ताकि सभी रीजन्स में इक्वालिटी हो, इक्वल डेवलपमेंट हो, ये बिल्कुल सही बात है। ऐसा हमारे इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन का प्रोविजन था। सेकंड है सरप्लस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, सरप्लस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो सरप्लस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हमें नहीं करना था। उस टाइम पे क्या था कि हमें जितना हमारी इकोनॉमी को रिक्वायर्ड है, जितने नंबर में हमें रिक्वायर्ड है, क्योंकि हम उस टाइम पे बहुत कम प्रोड्यूस कर रहे थे, तो जितना हमें रिक्वायर्ड था कम से कम हम उतना करना चाहते थे, वो हमारा लक्ष्य था 1956 में। तो सरप्लस नहीं था हमारा, जो एम था वो सरप्लस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नहीं था हमारा, था जितना हमें चाहिए हम उतना प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाता है सी, कौन सा करेक्ट है ये हमसे पूछा था। तो आपको पता चल गया कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्या क्या था, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। इस्तांबुल कन्वेंशन रिसेंटली सी न्यूज़, बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। और ये अभी न्यूज़ में क्यों था, पिछले साल ये न्यूज़ में था क्योंकि पोलैंड ने इस्तांबुल कन्वेंशन से विड्रॉ कर लिया था। पोलैंड ने इस्तांबुल कन्वेंशन से विड्रॉ कर लिया था, ठीक है, ये इसलिए न्यूज़ में था। और इस्तांबुल कन्वेंशन होता है, देखो याद रखनी है ये चीज़, तो याद ही रखने की है कि इस्तांबुल कन्वेंशन को काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन भी कहते हैं। अगर आपसे आ जाए कि काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन क्या था, काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन भी इसको बोलते हैं, किसको, इस्तांबुल कन्वेंशन को। और ये किसके लिए था, फॉर प्रिवेंटिंग एंड कॉम्बैटिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट था, वुमेन के वायलेंस के अगेंस्ट था, ठीक है। और ये जो थी ट्रीटी, ये वर्ल्ड फर्स्ट बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट था टू प्रिवेंट एंड टैकल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ठीक है, वुमेन के लिए था। और जो भी इस कन्वेंशन को रेटिफाई करेगा, दे दैट कंट्रीज वर लीगली बाउंड टू फॉलो इट, ठीक है। तो यही है प्रिवेंशन ऑफ इस्तांबुल कन्वेंशन, और ये जो है लीगली बाउंड प्रोविजंस है इसमें, ठीक है, इसमें क्या है, लीगली बाउंड प्रोविजंस है। अब बताते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन, कौन से को ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। देखो आपको पता ही होगा, IMF, वर्ल्ड बैंक स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बाद में बना था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वही है जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है, मतलब ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में एक NGO है, ठीक है, ये एक NGO है जो कि 1971 में बना था, ठीक है। और वर्ल्ड की लार्जेस्ट जो कॉरपोरेशंस है वो इसकी मेंबर्स हैं, ठीक है, ये डिफरेंट है। और जो ये वर्ल्ड बैंक और IMF है, वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम तो आपको पता ही होगा, IBRD, ठीक है। ये जो है अगर IBRD और IMF आ जाए तब भी आप लिख सकते हो, तो ये सारे इससे हुए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, क्या पूछा इसमें, फाइंड द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर क्या 1 और 2, ठीक है। तो ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं, बिल्कुल सही। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 16 क्वेश्चन क्या होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है, जब माइक्रोब्स एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। जब माइक्रोब्स एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो जाते हैं, रेजिस्टेंट हो जाने का मतलब अब वो उन एंटीबायोटिक से मर नहीं रहे हैं। मान ले मैं बहुत दिन से, बचपन से ही, मान ले मैं बुखार के लिए पैरासीटामोल की एक दवाई खा रही थी, तो धीरे धीरे क्या मेरे को पैरासीटामोल से मतलब मेरे को पैरासीटामोल से मेरा बुखार ठीक ही नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर मेरा पैरासीटामोल से बुखार ठीक नहीं हो रहा है, इसका मतलब जो माइक्रोब्स थे वो उस एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो गए हैं। अब मेरे को कोई सेकंड हाई डोज की कोई वो लेनी पड़ेगी, एंटीबायोटिक लेनी पड़ेगी, तो उसको बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो क्या है, किस कारण से होता है, इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ मेडिसिन, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कितने भी ले जा रहा हूँ, मेरे को लग रहा है थोड़ा सा बुखार हो रहा है, मैंने ले ली, मेरे को लग रहा है ये ले लिया, मैंने डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिया, इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ मेडिसिन, बिल्कुल सही बात है। सेकंड है कंटामिनेटेड वाटर बाय फार्मास्यूटिकल वेस्ट, यस, उसमें भी जब फार्मास्यूटिकल वेस्ट निकलता है, अगर उससे कोई वाटर कंटामिनेटेड है तो उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। अगर बाई चांस वाटर हमारे ड्रिंकिंग वाटर में वो आ जाता है तो उससे भी तो हमारी बॉडी जो है वो रेजिस्टेंट हो जाती है, एंड वो जो माइक्रोब्स हैं वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं। थर्ड क्या है, एंटीबायोटिक्स यूज इन एनिमल रेयरिंग, अगर एनिमल कोई चीज़ एनिमल रियरिंग में कोई एंटीबायोटिक यूज हो रहा है, मान ली मिल्क निकालने के लिए कुछ एंटीबायोटिक उसको वो डाल रहे हैं, तो वो मिल्क में भी आएगा। अगर मिल्क में आएगा तो हमारी बॉडी में आएगा, तो वो एंटीमाइक्रोबी मतलब वो एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो ही जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ है, तो वो उससे भी हो जाएगा। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट के डेवलपमेंट के रीजंस क्या हैं, तीनों ही रीजंस है, तीनों ही से ये रेजिस्टेंट हो जाता है। अब हम आ जाते हैं 17th क्वेश्चन पे। सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ए बियरिंग ऑन द एक्सचेंज रेट ऑफ ए करेंसी ऑफ ए कंट्री। बियरिंग मतलब क्या इफेक्ट पड़ेगा, कौन से का इफेक्ट पड़ेगा एक्सचेंज रेट ऑफ ए करेंसी ऑफ ए कंट्री, एक्सचेंज रेट पे
किस चीज़ का फ़र्क पड़ेगा किसी भी कंट्री की, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, ये आ जाता है। सेकंड है स्पेकुलेशन इन फॉरेन करेंसी मार्केट, और थर्ड है इंक्रीज इन इंपोर्ट्स ऑफ ए करंट कंट्री, सॉरी, ठीक है। तो प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट, अगर इंटरेस्ट रेट कम ज़्यादा होते हैं उससे भी तो कंट्री के जो करेंसी है उसके हाई और लो के बारे में पता चलता है ना, कि हमारा एक्सचेंज रेट सेकंड कंट्री से कितना, हमारा एक्सचेंज रेट डॉलर से कितना है, तो उससे ये प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट भी डोमेस्टिक इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट होते हैं। सेकंड है स्पेकुलेशन इन द फॉरेन करेंसी मार्केट, स्पेकुलेशन मतलब कि फॉरेन करेंसी मार्केट कैसी चल रही है, वहाँ पे इंटरेस्ट रेट क्या होने जा रहे हैं, कम होने जा रहे हैं, ज़्यादा हो जा रहे हैं, उससे भी हमारी एक्सचेंज रेट पर फर्क पड़ता है। थर्ड है इंक्रीज इन द इंपोर्ट्स ऑफ ए कंट्री, अगर किसी कंट्री के जो इंपोर्ट्स हैं वो बढ़ जाते हैं, कम हो जाते हैं, उससे भी फर्क पड़ता है हमारी कंट्री पे, ठीक है। तो ये तीनों ही चीज़ है। फिस्कल डेफिसिट हमारा बढ़ रहा है, घट रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है, घट रहा है, तो उससे भी तो फर्क पड़ता है, ठीक है। तो हर एक चीज़ से एक्सचेंज रेट पे फर्क पड़ता है, तो इसका आंसर हो जाता है डी। 17th का आंसर है डी, ठीक है। किस किस चीज़ से फर्क पड़ता है करेंसी के एक्सचेंज रेट पे। अब 18th है आई कमिट इनिशिएटिव रिसेंटली सीन इन न्यूज़ एम्स एट, आई कमिट इनिशिएटिव जो अभी लिया गया है वो किस पे एम करता है, मूविंग टुवर्ड्स एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिन्यूएबल एनर्जी, प्लांटिंग एटलीस्ट वन सैपलिंग ऑन एनवायरमेंट डे इन योर सराउंडिंग, एलिमिनेटिंग यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक, प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन टू कंज्यूमर्स ऑन फूड पैकेट्स, क्या है 18th। अगर आपको पता होगा ये तो भी होगा, हैशटैग आई कमिट है, मूविंग टुवर्ड्स एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, यही है। वर्ल्ड, अभी आपको पता होगा 5 जून जब था तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे था, उस दिन ये आई कमिट हैशटैग चला था, मूविंग टुवर्ड्स एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, ठीक है। और इंडिया में जो ये इनिशिएटिव है, मतलब इंडिया में क्या, मतलब ये जो इनिशिएटिव है ये EESL, मतलब क्या आपको पता ही होगा EESL क्या होता है, एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ सर्विस लिमिटेड, ठीक है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कर रही है इसको, और ये जो है किसके अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर है ये EESL, ये इसको चला रही है। इसमें बहुत सारे प्रोग्राम, जैसे नेशनल जैसे कि नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन, फेम, जैसे कि आ गया फेम 1 और 2 दोनों ही, और थर्ड आ जाता है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ठीक है। उसके बाद आता है सौभाग्य स्कीम, उसके बाद आता है उदय जो आपका बताया था, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, जो कि मैंने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में भी ये आ चुका है। फिर है अटल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड इम्प्रूवमेंट योजना, ठीक है। फिर एक स्मार्ट मीटर योजना, ठीक है। एक वो ही है उजाला स्कीम, ये ऑल स्कीम जो है EESL ही चलाता है, एनर्जी एफिशिएंसी के लिए ही है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर। एक एक को आप जाके देखना, अगर आपको चाहिए कि मैं इन सब के बारे में कोई एक नया लेक्चर बनाऊँ तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो ये सब चीज़ें हैं, EESL इसको इस EESL ने ही इसको किया था, आई कमेट को मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर ही है, और ये सारी स्कीम्स भी इसी के अंडर चल रही है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड रिसेंटली सीन इन न्यूज़। फर्स्ट है इट इज सेट up as public-private partnership company for easy access and transfer of technical knowledge among participant members. Second, it will replace Antrix Corporation Limited, the marketing arm of ISRO. देखो, सबसे पहला है कि it is set up as a public-private partnership. सबसे पहले जो NSIL जो है ना, जो ये NSIL है, ये कमर्शियल आर्म है इसरो की। क्या है? कमर्शियल आर्म है इसरो की, ठीक है। कमर्शियल आर्म है, और इसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जितने भी हाई टेक्नोलॉजी स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ है ना उसको लेना, और मेनली जो प्राइवेट्स हैं उसको वो करना, प्रमोट करना वो एक्टिविटीज़ करने के लिए, तो उसके लिए है ये। और ये फुल गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, ठीक है, गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है ये, और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर है ये 3 चीज़ें आपको पता चाहिए। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं है, ठीक है, ये फुल गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, और ये ठीक है। सेकंड है इट विल रिप्लेस एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड को ये रिप्लेस करेगी? बिल्कुल भी नहीं। एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड क्या है? जो फॉरेन कंट्रीज़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो जो लेके आती है इसरो जिनको लॉन्च करता है, जिन सैटेलाइट्स वगैरह को, उसको जो लेके आती है वो है एंट्रिक्स। तो इसको कैसे ये कर सकती है, ठीक है, इसको नहीं है, ये इसको रिप्लेस नहीं करेगी, ये तो है ही, ठीक है, इसको ये रिप्लेस नहीं करेगी, ठीक है। ये मार्केटिंग आर्म है इसरो की, इसको ये रिप्लेस नहीं करेगी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी, तो इसका आंसर क्या हो जाता है? डी हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाता है? डी हो जाता है। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो ये NSIL है ना, ये NSIL है, ये इन स्पेस के साथ काम करेगी, इन स्पेस के साथ ही काम करेगी। इन स्पेस की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, इंडियन स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, जो इसके साथ मिलके काम करेगी, NSIL, ठीक है। किसके लिए है ये? सबसे पहले अभी बताया था मैंने, इसके लिए है हाई टेक्नोलॉजी स्पेस रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें इंडियन इंडस्ट्रीज़ हैं उसको इनेबल करने के लिए है ये NSIL। हमारे आत्मनिर्भर अभियान के अंदर ये बनाई गई है, आत्मनिर्भर अभियान के अंदर ये आई है, ठीक है।
तो ये चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नेशनल इनकम टू गेट द पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम ऑफ ऑल हाउस होल्ड्स। हम नेशनल इनकम में से क्या क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम आ जाए। हम नेशनल इनकम में से क्या करें, नेशनल इनकम सबसे पहले क्या मतलब जो भी होते देखते हैं, ठीक है। नेशनल इनकम में से हम क्या करें कि हमारी पर्सनल इनकम आ जाए। हाँ, तो जो हम यूज़ करते हैं, देखो नेशनल इनकम, ठीक है, माइनस नेट इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय हाउस होल्ड, बिल्कुल सही बात है। जितना हम इंटरेस्ट पेमेंट देते हैं तो वो तो उस इंटरेस्ट को तो हम दे ही नहीं पाएंगे, वो तो हमने पहले ही दे दिया, उसको हम यूज़ कैसे कर पाएंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है, तो फर्स्ट भी हो गया। सेकेंड है कॉर्पोरेट टैक्स, सेकेंड है कॉर्पोरेट टैक्स। अगर मैं कोई कंपनी हूँ, अगर वो कुछ वो कर रही हूँ तो बिल्कुल सही बात है, मैं कॉर्पोरेट टैक्स भी दूंगी। थर्ड है इनको इन डिस्ट्रीब्यूटेड पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय द फर्म। अगर फर्म कोई चीज़ प्रॉफिट कमा रही है और वो मेरे को दे ही नहीं रही है, अगर वो मेरे को दे नहीं, तो हाँ वो भी माइनस ही होगा, क्योंकि वो हमें दे ही नहीं रही ना, वो प्रॉफिट हमारे काम किस काम का, बिल्कुल सही बात है ये भी। फोर्थ है पर्सनल टैक्स एंड नॉन टैक्स पेमेंट, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑल दी ऑप्शंस आर करेक्ट। तो नेशनल इनकम में से जब हम ये सारी चीज़ें माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाता है हमारे इसका कि हमारी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम आ जाती है इसके बाद, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वायबिलिटी गैप फंडिंग। वायबिलिटी गैप फंडिंग क्या होती है, ठीक है। इट इज़ फाइनेंशियल ग्रांट टू सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट दैट आर इकोनॉमिकली जस्टिफाइड बट फॉल शॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल वायबिलिटी। Okay. Second, funding is subject to a maximum of 50% of total project. Funding is subject to a maximum of 50% of total project. क्या फंडिंग कितनी होगी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं वायबिलिटी गैप फंडिंग। सबसे पहले जो वायबिलिटी गैप फंडिंग है ये होती क्या है, वही होती है जो फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। सबसे पहले तो यही बात है कि ये वन टाइम ग्रांट दिया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को, जो कि थोड़ी बहुत उनमें कमी हो जाए फाइनेंशियल वायबिलिटी की, मतलब पैसे खत्म हो जाए, तो उसके लिए जो किया जाता है वो होती है वायबिलिटी गैप फंडिंग, ठीक है। ये ग्रांट होता है, वन टाइम का ग्रांट होता है, वन टाइम ग्रांट होता है ये, ठीक है। किसके अंदर आता है ये, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। किसके अंदर आता है ये, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। और इसमें जो सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया कि मैक्सिमम 50% तक, नो, ये फंडिंग होती है ओनली 20% ऑफ कॉस्ट, जो भी कॉस्ट होता है उसका ओनली 20% होता है। तो सेकंड नहीं है, फर्स्ट है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाता है ए। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 22। इट इज़ कंट्रीज फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाते हैं। इट इज़ कंट्रीज फर्स्ट 700 megawatt unit and biggest indigenously developed variant of pressurized heavy water reactor. It is located in state of Gujarat. Recently this unit of atomic power project achieved this first criticality. यह भी न्यूज़ में भी था, सबको ही पता होगा कि कौन सा है। तो यह काकरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट जो अभी गुजरात में बना है, और ये प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर का एक इंडिजीनियसली डेवलप्ड वेरिएंट है, और फर्स्ट ही है, ठीक है। 700 मेगावाट यूनिट का ये है, ठीक है, काकरापार, ठीक है। और नरोरा तो आपको पता ही होगा, ये है यूपी में। तारापुर कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। कैगा कहाँ पे है, कैगा कहाँ पे है, कर्नाटका में। कैगा कहाँ पे, कर्नाटका में। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये अभी न्यूज़ में था बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। अब आ जाते हैं 23 क्वेश्चन पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन। इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन, इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन के बारे में बतानी। इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट मेड इन इंडिया लेबल्स इन ओवरसीज मार्केट। इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट मेड इन इंडिया लेबल्स इन ओवरसीज मार्केट, क्या ये हो सकता है, देखते हैं। सेकंड, IBEF इज फुल्ली फंडेड ओन्ड एंड कंट्रोल बाय यूनियन गवर्नमेंट। क्या ये यूनियन गवर्नमेंट के देखो, तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो ये है इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन, ये जो इंडिजिनस जो ब्रांड्स होते हैं उनको प्रमोट करती है बाहर में, ठीक है। और ये फुल्ली फंडेड और कंट्रोल है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। एक है हमारी एक और हमारी स्कीम चलती है इन्वेस्ट इंडिया, एक और हमारी स्कीम चलती है इन्वेस्ट इंडिया, ठीक है। ये जो है ये एक प्राइवेट कंपनी चलाती है, ठीक है। ये हमारी क्या चलती है, एक प्राइवेट कंपनी चलती है, जबकि इसका नाम हमने ज़्यादा सुना है, इसका नाम बहुत कम सुना है, इंडियन ब्रांड। ये यूनियन गवर्नमेंट फंड करती है, और ये हमारे जितने भी ब्रांड्स हैं इंडिया में उसको प्रमोट करती है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और मेनली जो ये ट्रस्ट है, ठीक है, और ये डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है, ये एक ट्रस्ट ही है, ठीक है। और ये डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के अंदर आता है, ठीक है, हो गया, ब्रांड इंडिया के अंदर है ये, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। विद रेफरेंस टू हॉर्टिकल्चर सेक्टर इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो एग्रीकल्चर सेक्टर, हॉर्टिकल्चर सेक्टर और एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर इस साल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो हम देख लेते हैं, इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड। क्या स्टेटमेंट से देखते हैं। फर्स्ट, सेकंड, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स आर नॉट कवर्ड अंडर MSP। तो कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखो इंडिया जो है ना वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल नहीं है, सेकेंड लार्जेस्ट, सॉरी, इंडिया कौन सा प्रोड्यूसर है, सेकंड, हाँ बिल्कुल सही बात है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का वर्ल्ड में, बिल्कुल सही बात है। सेकंड लार्जेस्ट है, बिल्कुल लार्जेस्ट नहीं, फर्स्ट लार्जेस्ट नहीं है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई है। सेकंड है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स आर नॉट कवर्ड अंडर MSP स्कीम, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है।
ये बात बिल्कुल सही है कि एमएसपी के अंडर ये नहीं है, तो मैं करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। एमएसपी के अंडर नहीं है, ये एक स्कीम होती है मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, उसके अंडर है। मार्केट इंटरवेंशन, जब इनका प्राइस गिर जाता है या कुछ हो जाता है तो जो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम होती है उसमें स्टेट गवर्नमेंट इंटरवीन करती है इनके प्राइस को कंट्रोल करने के लिए, इनके प्राइस को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के अंदर है ये, एमएसपी के अंडर नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाता है बी, तो इसका आंसर हो जाता है बी। 25th क्वेश्चन पे आते हैं। इफ द इन्फ्लेशन इन ए कंट्री ए इज हायर देन इन कंट्री बी and the exchange rate between the two countries is fixed, which of the following is likely to happen to the trade balance between two countries assuming the initial prices of basket is same in both countries? देखो ए में क्या है, महंगाई ज़्यादा है, ए में क्या है, बी से महंगाई ज़्यादा है, ठीक है। ए में महंगाई ज़्यादा है तो क्या होगा, ए में महंगाई ज़्यादा तो ए में सामान महंगे हो गए हैं, ठीक है। ए में सामान महंगे हो गए। अब देखते हैं आंसर क्या होगा। इट इज़ फेवरेबल फॉर कंट्री ए, क्या ए में महंगे हो गए हैं तो क्या उसका सामान कोई लेगा, कोई नहीं लेगा, बी में नहीं लेंगे, तो ये ए स्टेटमेंट गलत होगी। सेकंड है एक्सपोर्ट्स ऑफ कंट्री बी टू कंट्री ए विल इंक्रीज, एक्सपोर्ट्स ऑफ कंट्री बी टू कंट्री ए विल इंक्रीज, क्या ये होगा, बिल्कुल सही है, होगा। इस यहाँ सस्ता है तो यहाँ के सामान यहाँ पे आएंगे और यहाँ के लोग खरीदेंगे, बिल्कुल सही है। कंट्री ए वुड एक्सपीरियंस सरप्लस ट्रेड बैलेंस, कंट्री ए का क्या सरप्लस ट्रेड बैलेंस होगा, कैसे होगा भाई, जब वो एक्सपोर्ट ही ज़्यादा नहीं कर रहा है, वो इंपोर्ट ही कर रहा है, तो सरप्लस ट्रेड कैसे हो सकता है, ये भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी, इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी। तो 25 क्वेश्चन हो गए। अब हम चलते हैं 26 क्वेश्चन पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ कमर्शियल पेपर, कमर्शियल पेपर के बारे में हमें सही स्टेटमेंट बतानी है। सबसे पहले देर आर कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट एंड सेकंड है दे कैन बी इशूड ओनली बाय द कॉर्पोरेट्स, दीज आर कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट एंड दे कैन बी इशूड ओनली बाय द कॉर्पोरेट्स। तो आपको इसका आंसर लगाना है। सबसे पहले तो याद रखना कि कमर्शियल जो पेपर है वो अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, ये कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ठीक है। दे कैन बी इशूड ओनली बाय द कॉर्पोरेट्स, दे कैन बी इशूड ओनली बाय द कॉर्पोरेट्स, क्या ऐसा है, बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं है ये कि केवल और केवल कॉर्पोरेट्स करते, कॉर्पोरेट्स, प्राइमरी डीलर्स, ऑल इंडियन जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सब इसको इशू करते हैं, सब इसको इशू करते हैं। तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, डी, कमर्शियल पेपर ये होते हैं, ठीक है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 27। विद रेफरेंस टू द मैनेजमेंट ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पोस्ट इंडिपेंडेंस द इंडियन रूपी वाज पैक्ड टू द पाउंड स्टर्लिंग ड्यू टू इट्स हिस्टोरिकल लिंक विद ब्रिटेन एंड सेकंड एट प्रेजेंट द डर्टी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम इज बीइंग फॉलोड इन इंडिया। ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो इंडियन रूपी था वो स्टार्टिंग में जो पाउंड स्टर्लिंग्स के हमारे ब्रिटेन के हिस्टोरिक लिंक के कारण पाउंड स्टर्लिंग से पैक किया गया था। और सेकंड स्टेटमेंट अब ये जो हमारा चल रहा है डर्टी फ्लोटिंग रेट सिस्टम चल रहा है इंडिया में, बिल्कुल सही बात है। तो हो गया 27 का सही। अब आता है 28 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नॉमिनल जीडीपी इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन करंट prevailing prices while real GDP is calculated based on constant prices. Second है the nominal GDP of country is always greater than its real GDP. तो 28 का हम देख लेते हैं क्या आंसर है। देखो नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, करंट प्राइसेस पे चल रही है। अगर अभी के प्राइसेस ज़्यादा होंगे, अभी के प्राइसेस ज़्यादा होंगे तो जो रियल जीडीपी है वो कम होगी, ठीक है। अगर अभी के प्राइसेस कम है तो जो रियल जीडीपी है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाती है। तो ये क्या नॉमिनल जीडीपी ऑलवेज ग्रेटर, ये बिल्कुल गलत है, ऑलवेज ग्रेटर नहीं होगी। नॉमिनल जीडीपी इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन करंट प्रिवेलिंग प्राइस, बिल्कुल नॉमिनल जो जीडीपी जो है वो करंट प्रिवेलिंग प्राइसेस पे ही कैलकुलेट होती है और जो रियल जीडीपी है वो कांस्टेंट प्राइसेस पे कैलकुलेट होती है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट। तो 28 का आंसर हो जाता है ए, ठीक है। अब आ जाता है 29 पे। ग्रोस जीएनपी इज ऑब्टेन फ्रॉम द जीडीपी बाय एडजस्टिंग इट। ग्रोस जीएनपी को हम जीडीपी से कैसे निकाल सकते हैं, जीएनपी को जीडीपी से कैसे निकालते हैं, देखो जीएनपी को कैसे निकाल सकते हैं जीडीपी में। जीएनपी क्या है जीडीपी में, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये तो फॉर्मूला ही है, आप कर सकते हो, ठीक है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इससे एडजस्ट करके हम जीएनपी को निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मैंडेट्स दैट द बजट मस्ट डिस्टिंग्विश एक्सपेंडिचर ऑन द रेवेन्यू अकाउंट फ्रॉम द अदर एक्सपेंडिचर। ओके देख लेते हैं। सेकंड स्टेटमेंट बोथ सेंटर एंड स्टेट कैन इनकर एक्सटर्नल डेप्ट अगेंस्ट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही है। तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन में ये मतलब जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में बजट तो नहीं लिखा, लेकिन हाँ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिख रखी है जो कि आर्टिकल 1112 में है कि यस हमें जो रिवेन्यू अकाउंट का जो रिवेन्यू है और जो एक्सपेंडिचर है उन दोनों को हमें अलग करना होगा। ये बिल्कुल सही बात है, बजट से हमें रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को अलग बताना होगा। सेकंड बोथ सेंटर एंड स्टेट कैन इनकर एक्सटर्नल डेप्ट अगेंस्ट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। देखो बोथ सेंटर एंड स्टेट नहीं, केवल सेंटर ही कर सकता है अगेंस्ट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जो स्टेट है अगर उनको करना है तो उनको सेंटर की परमिशन लेनी होगी, उनको सेंटर की परमिशन लेनी होगी। ऐसा नहीं है कि जो वो है कि जो स्टेट्स हैं वो अपने आप ही कर लेते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट ही स्टेटमेंट इसकी सही है। 30 का हो जाता है ए। अब आ जाता है 31। विद रेफरेंस टू मेडिसिन पेटेंट पुल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मेडिसिन पेटेंट पुल क्या है। मेडिसिन पेटेंट पुल जो है ना, देखो सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। यूएन बैक्ड
पब्लिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ओके देख लेते हैं। इट वर्क्स टू इंक्रीज एक्सेस एंड फैसिलिटेट डेवलपमेंट ऑफ लाइफ सेविंग मेडिसिन फॉर लो एंड मिडिल इनकम कंट्री। देखो मेडिसिन पेटेंट पोल बिल्कुल सही है, जो यूएन बैक्ड जो है पब्लिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये पब्लिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। और जो मिडिल और जो लो इनकम कंट्रीज हैं उनके लिए जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है उनको चीप एंड इजी एक्सेस कर देती हैं ये सारी ड्रग्स, ठीक है। तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, ये दोनों चीज़ दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और जो यही ऑर्गेनाइजेशन है इसी ने फैसिलिटेट करवाया था जो कि जो ड्रग्स आई हमारे में HIV, TB, हेपेटाइटिस C, इन सबको अफोर्डेबल प्राइसेस पे जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ में जो करवाया था, फैसिलिटेट करवाया था, वो मेडिसिन पेटेंट पुल नहीं करवाया था, ठीक है। ये यूएन की ही बैक्ड पब्लिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये बिल्कुल दोनों ही स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो 31 का स्टेटमेंट हो जाता है सही। अब आ जाते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। फर्स्ट स्टेटमेंट है CSR स्पेंडिंग इज एप्लीकेबल टू कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया एज वेल एज फॉरेन करेंसी हैविंग इट्स ऑफिस इन इंडिया। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इंडियन कंपनीज के लिए भी है और जो फॉरेन कंपनी की जो ब्रांचेस इंडिया में हैं उनके लिए भी, उनके लिए भी है। क्या ये है? तो जो ये स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, दोनों के लिए ही है। इंडिया में है चाहे कोई कहीं पे भी है, आपको CSR स्पेंडिंग यहाँ पे करनी होगी। और जो CSR स्पेंडिंग है ये कितनी है? एटलीस्ट 2% है, एटलीस्ट 2% है। और एटलीस्ट 2%, और 2% किसका है? एवरेज जो हमने प्रॉफिट कमाया है इन प्रीसीडिंग लास्ट 3 ईयर्स, जो हमने प्रॉफिट कमाया है वो है, ठीक है। लास्ट प्रीसीडिंग 3 ईयर्स में हमारा जो एवरेज जो प्रॉफिट है वो है, और एटलीस्ट 2% हमें करना है। और याद रखना जो इंडिया है वो फर्स्ट कंट्री थे जिसने इसको स्टैट्यूटरी लाइबिलिटी बनाया, मतलब इसको एक मतलब कंपलसरी जिसने बनाया। ये मान लो कि CSR को कंपलसरी करने वाली जो कंट्री है वो पहली कंट्री इंडिया ही है, ठीक है। तो यही आ गई, इसका आंसर हो जाता है C, 32 का आंसर हो जाता है C, ठीक है। अब आ जाता है 33 क्वेश्चन विद रेफरेंस टू ई नेम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या है? इट इज पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल टू इंटीग्रेट द एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी मंडीज। क्या पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है? देख लेते हैं। सेकंड, इट इज इंप्लीमेंटेड एज सेंट्रल सेक्टर स्कीम थ्रू एग्रीकल्चर टेक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। क्या ये है? तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो नेम है आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, अभी तो बहुत ही ज़्यादा एग्रीकल्चर लॉज जो भी पास हुए उनके कारण बहुत ही ज़्यादा ये फेमस है, ठीक है। तो ये पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है जिसमें जो कि सेलर्स हैं और जो बायर्स हैं दोनों को इंटीग्रेट कर दिया गया, मतलब फार्मर्स हैं और जो बायर्स हैं वेदर दे आर इंटरमीडिएटरीज और जो भी है फाइनल कंज्यूमर सबको ऐड कर दिया गया है। और क्या ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है? तो ये बिल्कुल एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है थ्रू एग्रीकल्चर टेक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के द्वारा जिसको वो किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाता है C, ठीक है। हो जाता है क्वेश्चन नंबर 34, मिसियस समटाइम्स सीन इन न्यूज, दिस इज अ फैक्ट दैट शुड बी नोन टू यू। तो ये आपको पता ही होना चाहिए। तो इसका स्टेटमेंट, इसका आंसर है B, द वर्ल्ड फर्स्ट क्वांटम इनेबल्ड सैटेलाइट। द वर्ल्ड फर्स्ट क्वांटम इनेबल्ड सैटेलाइट को ही मिसियस बोलते हैं। ये अभी मतलब वो हुआ है अभी इन द सेंस, मतलब 2016 में चाइना ने इसको लॉन्च किया था, ठीक है। चाइना ने इसको लॉन्च किया था, सैटेलाइट है ये 2016 में चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। वर्ल्ड का फर्स्ट क्वांटम इनेबल्ड सैटेलाइट है, ठीक है। और इसमें आपको पता ही होगा कि क्वांटम फिजिक्स के लॉज यूज़ हुए हैं, ठीक है। इसकी सिक्योरिटी जो है वो क्वांटम फिजिक्स के लॉज के द्वारा प्रिवेंट की गई है। और क्वांटम फिजिक्स के जो 2 लॉज होते हैं उसमें एक आता है सुपरपोजिशन और एक आता है इंटेंगलमेंट। तो ये दोनों ही हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही हैं, तो ये आपको याद रखना होगा। अगर ये जो है इनको आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। कैजुअलाइजेशन मतलब इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? तो देख लेते हैं, ये इसकी एक डेफिनेशन ही है। द सिचुएशन वेयर इन देयर इज ए कंटिन्यूस शिफ्ट ऑफ वर्कर फ्रॉम इनफॉर्मल टू फॉर्मल, नहीं फॉर्मल टू, ये गलत है। सेकंड, द शिफ्ट ऑफ लेबर फ्रॉम रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट टू कैजुअल एंड कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन। क्या स्टेटमेंट है? बिल्कुल सही है। मैंने अभी बताया कि फॉर्मल से इनफॉर्मल हो जाने को ही बोलते हैं कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कर। तो ये दोनों ही हो ही जाएंगे, आपको देखना ही नहीं है। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स अभी थोड़ी देर पहले बताया था, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव और प्रोपोर्शनल टैक्सेशन के बारे में। तो जो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में मैं कुछ स्टेटमेंट बताने। इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्स द इंसिडेंस एंड इंपैक्ट ऑफ टैक्स आर ऑन द सेम पर्सन। डायरेक्ट टैक्स में जो इंसिडेंस होता है और इंपैक्ट होता है टैक्स का, वो दोनों वो जो होता है सेम पर्सन पे होता है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, सेम पर्सन पे होता है, ठीक है। दोनों में जो इंसिडेंस होता है, इंपैक्ट होता है, सेम पर्सन पे होता है। मतलब जो डायरेक्ट टैक्स है, मान लो इनकम टैक्स ही मान लो, वो उसी पर्सन को भी देना पड़ता है, उसका असर भी उसी पे पड़ता है, ठीक है। दोनों ही ठीक है। दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स इज रिग्रेसिव इन नेचर, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स। थर्ड स्टेटमेंट है वाइल इनकम टैक्स इज अ टाइप ऑफ डायरेक्ट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स इज अ टाइप ऑफ, नहीं दोनों ही जो है डायरेक्ट टैक्स के टाइप है। तो थर्ड स्टेटमेंट जो होता है वो रोक हो जाती है। तो अगर थर्ड भी आपको पता है तो तब भी आप कर जाते हो इस क्वेश्चन को। तो 36 हो गया। और आते क्वेश्चन नंबर 37 पे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स के बारे में हमें स्टेटमेंट बतानी है। तो डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव्स आर सिक्योरिटी दैट ड्राइव देयर वैल्यू फ्रॉम द अंडरलाइंग एसेट और बेंचमार्क।
देखते हैं। सेकंड, डेरिवेटिव इंडिया रेगुलेटेड बोथ बाय आरबीआई एंड सेबी, दोनों ही उसको रेगुलेट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट जो इसकी डेफिनेशन दे रखी है, डेरिवेटिव्स आर सिक्योरिटी दैट ड्राइव देयर वैल्यू फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट्स एंड बेंचमार्क, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। डेरिवेटिव्स वही होते हैं, फाइनेंशियल मतलब सिक्योरिटीज़ होती हैं जिसकी वैल्यू किसी और चीज़ पे किसी और चीज़ से ड्राइव होती है, ठीक है। और इसको कौन करता है, इसको रेगुलेट भी दोनों ही करते हैं, आरबीआई भी करता है, सेबी भी करता है। और इससे पहले एक और था एफएमसी, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन, एक और था, क्या था, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन, एक और था फॉरवर्ड मार्केट कमीशन, जिसको 2015 में सेबी से, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन को सेबी से मर्ज कर दिया गया। तो इसीलिए अभी केवल सेबी और आरबीआई ही इसको कर देते हैं। अगर लिख दे ओनली, अगर पहले ओनली लिख देते तो ये क्वेश्चन गलत हो जाता, 2015 से पहले क्वेश्चन आ जाता, ये रॉन्ग हो जाता, ठीक है। तो अभी ये है कि अभी तो ये दो ही इसको रेगुलेट करते हैं, तो बिल्कुल सही, इसका आंसर हो जाता है सी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस नीड टू बी मेड टू नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अगर हमें फैक्टर कॉस्ट पे लानी है, देखो मार्केट प्राइसेस वाला अगर हमें फैक्टर कॉस्ट पे लाना है ना, तो तो हमें डायरेक्ट याद करना है, ठीक है, माइनस टैक्स प्लस सब्सिडीज़, माइनस टैक्स प्लस सब्सिडीज़, ये चीज़ याद रखना। मार्केट प्राइस को अगर हमें फैक्टर कॉस्ट पे लाना है तो उसमें क्या करना, माइनस टैक्स प्लस सब्सिडीज़ कर देना है, ठीक है, माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं टैक्स कौन से, इनडायरेक्ट टैक्स ही होते हैं, ठीक है, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स ही होते हैं हमेशा। क्या आता है, हमें करना है माइनस टैक्स प्लस सब्सिडीज़। तो देखते हैं, ऐड इनडायरेक्ट टैक्स, बिल्कुल नहीं, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी, दोनों को ही माइनस कर दे, ये भी नहीं, ऐड इनडायरेक्ट टैक्स को नहीं माइनस करना है, तो ये आ गया, ठीक है, माइनस टैक्स प्लस सब्सिडीज़। तो ये आ गया मार्केट प्राइसेस वाले को अगर हमें फैक्टर कॉस्ट में निकालना है तो माइनस टैक्स प्लस सब्सिडीज़, बस इतना याद रख लेना, क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठीक है। 38, क्वेश्चन नंबर 39 में आते हैं। एंड द गवर्नमेंट इंक्रीजेज स्पेंडिंग बाय बोरोइंग टुडे, अगर गवर्नमेंट हमारे पे खर्च करती है, कंट्री पे खर्च करती है उधार लेके, ठीक है, विच विल बी रिपेड बाई टैक्सेज इन फ्यूचर, जो बाद में हमारे टैक्स बढ़ा दिए जाते हैं, ठीक है। इट विल हैव द सेम इंपैक्ट ऑन द इकोनॉमी एज इट इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दैट इज फाइनेंस्ड बाई टैक्स इंक्रीज टुडे। अगर हम बाहर से बोरोइंग ना करें, अगर हम बाहर से बोरोइंग ना करें, आज ही हम टैक्स को बढ़ा दें, तो भी तो सेम ही बात होगी, इक्वली बात होगी, ठीक है। इफेक्टिवली टैक्सेशन एंड बोरोइंग, इसीलिए जो भी था, ये इसने टैक्सेशन और बोरोइंग को इक्विवेलेंट मीन बताया फाइनेंसिंग द एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट। ये जो था इसने बताया कि जो चाहे आप बोरो करो या फिर आप टैक्स बढ़ाओ, दोनों ही सेम ही चीज़ है। तो ये जो पैसेज है ये किस चीज़ को, तो ये है रिकार्डियन इक्विवेलेंस। ये क्या है, रिकार्डियन इक्विवेलेंस, ये रिकार्डियन इक्विवेलेंस को प्रूव करता है, ठीक है। रिकार्डियन इक्विवेलेंस ने ये बात बताई थी कि वेदर आप टैक्स को इंक्रीज करो, वेदर आप कुछ भी करो या बोरो करो, दोनों की बात सेम ही है, ठीक है, अगर आपको स्पेंड करना है उस पर, ठीक है। तो आपको पता ही होगा कि ये पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट क्या होता है। ये जो होता है, सेविंग जो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिमांड के, ठीक है, ये याद रखना। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट और कुछ नहीं है, बस यही है, ठीक है। और सोलो ग्रोथ मॉडल में क्या है, सोलो ग्रोथ मॉडल में कुछ नहीं है, इसमें एक वो बताया जाता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे चेंज होती है, इकोनॉमी में कैसे चेंज होता है अगर पॉपुलेशन ग्रोथ हो, अगर हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ हो, और अगर हमारा सेविंग रेट डिक्रीज होए, और हमारी टेक्नोलॉजी में कोई प्रोग्रेस होए, ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये होती है सोलो ग्रोथ मॉडल में, ये है, ठीक है। कुक ने हाइपोथेसिस, अगर यू हाइपोथेसिस, ये जो यू है ना, ये उल्टा यू है, ठीक है। ये होती है, यहाँ पे है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और ये है इनकम इनइक्वालिटी, यहाँ पे है इनकम इनइक्वालिटी। ये जो ऐसे क्वेश्चन है ना, ये सीडीएस में आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस, सीडीएस में तो आते ही हैं ऐसे ही क्वेश्चन सीडीएस में आते हैं, ठीक है। तो आपको ये करना तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है अगर आप सीडीएस का पेपर दे रहे हो, नहीं तो आप, ठीक है, रिकार्डियन इक्विवेलेंस आपको पता ही चल गया क्या था, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे, ठीक है, आपको समझना ही बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 40 पे, दी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड वर रिप्लेस्ड बाय द WTO। सेकंड है, वाइल दी GATT मेनली डेल्ट विद ट्रेड इन गुड्स, द WTO एंड इट्स एग्रीमेंट ऑल्सो कवर ट्रेड इन सर्विसेज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। देखो, जो पहले गेट था वही 1955 या 7 में, 1955 में वो कोई कमीशन आया था, 1995 में, क्या बोली जा रही हूँ मैं, 1995 में जो कमीशन आया था, ठीक है, तो ये WTO बन गया था उसके बाद, ठीक है। और उसके बाद सेकंड है, ये जो पहले गेट था वो केवल गुड्स में डील करता था, और WTO वो सर्विसेज में भी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दोनों में। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर हो जाता है सी, इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। इसका अब है क्वेश्चन नंबर 41। Which of the following are the features of hydrocarbon exploration and licensing policy? देखो, हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी के कौन कौन से फीचर हैं, तो फर्स्ट वर्ड है प्रोविजन ऑफ सेपरेट लाइसेंसिंग फॉर ईच काइंड ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये देखते हैं। सेकंड है प्रॉफिट शेयरिंग बिटवीन द गवर्नमेंट एंड कॉन्ट्रैक्टर आफ्टर रिकवरी ऑफ कॉस्ट। थर्ड है फ्रीडम टू सेलेक्ट एक्सप्लोरेशन ब्लॉक्स थ्रू आउट द ईयर, ठीक है।
तो इसमें देखते हैं, देखो जो ये था ना, प्रोविजन ऑफ सेपरेट लाइसेंसिंग फॉर ईच काइंड ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये हेल्प में नहीं है, ये अभी रिमूव कर दिया गया। आपको एक ही सिंगल लाइसेंस लेना होगा, हेल्प में आपको सिंगल लाइसेंस लेना होगा। एक जो पहले, इससे पहले जो पॉलिसी आई थी ना, एक नेल्प आई थी, न्यू एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी, उसमें था ये, ठीक है, उसमें था ये, लेकिन ये इसमें नहीं है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, ठीक है। अब है सेकंड, प्रॉफिट शेयरिंग बिटवीन द गवर्नमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर रिकवरी, नो, एक प्रॉफिट गवर्नमेंट को पहले ही चाहिए, वेदर आपकी कॉस्ट की रिकवरी हो रही है चाहे नहीं हो रही है, ठीक है, तो ये सेकंड भी गलत हो जाता है। थर्ड है फ्रीडम टू सेलेक्ट एक्सप्लोरेशन ब्लॉक थ्रू आउट द ईयर, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर हो जाता है सी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे, इन कंटेक्स्ट ऑफ बजटरी डिपॉजिट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू प्राइमरी डेफिसिट। देखो प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, ठीक है। प्राइमरी डेफिसिट इज टोटल गवर्नमेंट बोरोइंग अवेलेबल टू यूटिलाइज आफ्टर इंटरेस्ट पेमेंट। प्राइमरी डेफिसिट इज ऑलवेज हायर देन द फिस्कल डेफिसिट। कैसा हो सकता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, ठीक है। प्राइमरी डेफिसिट गवर्नमेंट का देख लेते हैं। प्राइमरी डेफिसिट इज द टोटल गवर्नमेंट बोरोइंग अवेलेबल टू यूटिलाइज आफ्टर इंटरेस्ट पेमेंट, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। टोटल गवर्नमेंट बोरोइंग अवेलेबल टू, हाँ ठीक है। अगर मान ले हमने जितना भी पैसा बोरो किया एक्सपेंडिचर के लिए, उसमें से अगर हम पिछले साल की जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं उसको हटा देते हैं, अगर हम इंटरेस्ट पेमेंट्स को हटा देते हैं तो उसको बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है, उसको बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट। और जो प्राइमरी डेफिसिट होता है इज इन इज ऑलवेज हायर देन फिस्कल डेफिसिट। क्या ये स्टेटमेंट सही है? ऐसा तो नहीं है, ठीक है। अगर हमारा प्राइमरी डेफिसिट कम होता है, इसका मतलब जो हमारी इकोनॉमी है वो प्रोग्रेस कर रही है, हमारी फिस्कल हेल्थ अच्छी है, मतलब हमने कम उधार लिया है, हमारी फिस्कल जो हेल्थ है वो अच्छी है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं। 42 का आंसर हो जाता है ए। क्वेश्चन नंबर 43 पे जाते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इनिशिएटिव INDSAT 2020। ये क्या है, ठीक है, INDSAT क्या है, इनसेट क्या है, देखो इनसेट होता है इंडिया का इंडियन स्कोलेस्टिक असेसमेंट टेस्ट, इंडियन स्कोलेस्टिक असेसमेंट टेस्ट, इसको बोलते हैं इंडिया का स्कोलेस्टिक असेसमेंट टेस्ट, ठीक है। तो ये किसके, ठीक है, ये मिनिस्ट्री, ये जो था ये अभी हुआ था 2020 में, ठीक है, हाँ ये तो लिख ही रखा कि 2020 में हुआ था, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने किया था, बिल्कुल सही बात है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने किया था। इट इज टेस्ट कंडक्टेड फॉर ग्रांटिंग स्कॉलरशिप एंड एडमिशन टू फॉरेन स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही बात है, ये फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए हुआ था, उनको टेस्ट देना था और उसके बाद उनको स्कॉलरशिप मिलनी थी, तब उसको इंडिया में एडमिशन मिल रहा था, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इनसेट यही था, ठीक है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 44 में, इन द कंटेक्स्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स ट्रांसफर पेमेंट। देखो मैंने थोड़ी देर पहले तक ट्रांसफर पेमेंट जो चीज़ हमें फ्री में मिलती है हमें वापस नहीं देनी होती, ठीक है। फर्स्ट है रिसिप्ट विच द रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री रिसीव विदाउट हैविंग टू मेक एनी प्रेजेंट और फ्यूचर पेमेंट इन रिटर्न, बिल्कुल सही बात है भाई, यही तो है कि हमें जो चीज़ जो हमें मिल जाती है और हमें वापस नहीं देनी होती फ्यूचर में, तो उसी को बोलते हैं, ठीक है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग अबव मेंशन्ड इज अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट वुड रिड्यूस इट डेफिसिट। कौन सा उसके डेफिसिट को कम कर देगा, कौन से उस गवर्नमेंट के डेफिसिट को कम कर देगा, घाटे को कम कर देगा। गवर्नमेंट डेफिसिट कैसे कम, देखो डिसइन्वेस्टमेंट, अगर पैसे अगर कंपनी बेच देते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट हो जाता है, तो बिल्कुल सही बात है, हो जाता है, फर्स्ट तो है ही। रिड्यूसिंग एक्सपेंडिचर, अगर हम एक्सपेंडिचर को कम कर लेते हैं तो ये भी बिल्कुल सही बात है, ये भी कर देगा। रेजिंग टैक्स रेट, तब भी गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ जाएगा। रैशनलाइजिंग सब्सिडी को कम कर देंगे तब भी गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ जाएगा। तो ऑल द 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो बिल्कुल सही है, इससे इन चारों चीज़ों से कम हो जाएगा। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ चैंपियन सर्विस सेक्टर। चैंपियन सर्विस सेक्टर के बारे में कुछ चीज़ें बतानी। चैंपियन सर्विस सेक्टर याद रखना, चैंपियन सर्विस सेक्टर जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स निकालती है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स निकालती है, ठीक है। फर्स्ट है इट सीक्स टू इनहेंस द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडिया सर्विसेज सेक्टर थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फोकस्ड एक्शन प्लान, ये हो सकता है, ठीक है। सेकंड है स्टेट्स हैव बीन एम्पावर्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सच सेक्टर। अभी मैंने बताया कि जो चैंपियन सर्विस सेक्टर है उसको मिनिस्ट्री ऑफ पावर निकालती है, ना कि स्टेट्स नहीं निकालती, और यही है कि सेक्टर्स कौन से इंप्रूव हो सकते हैं उसके लिए यही है, ठीक है। तो इसका सॉरी तो जो इसका आंसर हो जाता है करेक्ट, ए हो जाता है इसका आंसर, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ जीएसटी। जीएसटी के बारे में बताने, जीएसटी, ठीक है। अब आ जाता है जीएसटी। जीएसटी इज एसेंशियली टैक्स ओनली ऑन वैल्यू एडिशन एट ईच स्टेट, देख लेते हैं। सेकंड इट इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, बिल्कुल। थर्ड स्टेट जीएसटी वुड बी एप्लीकेबल ओनली इफ बोथ द बायर एंड सेलर आर लोकेटेड विद इन द सेम स्टेट। देखो अब देख लेते हैं, जीएसटी जो है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, बिल्कुल सही बात है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। जीएसटी इज एसेंशियली ए टैक्स ओनली ऑन वैल्यू एडिशन ऑफ, यस जीएसटी जो है ये वैल्यू एडिशन पे हर एक स्टेज पे जो होती है। और थर्ड है स्टेट जीएसटी तभी लगेगा जब दोनों ही बायर और सेलर एक ही स्टेट में, ये भी बिल्कुल सही बात है, स्टेट जीएसटी तभी लगेगा, अगर नहीं होगा तो उस पर IGST लगेगा, अगर नहीं हो दोनों अलग अलग स्टेट के होंगे तो उस पर लगेगा IGST, तो इसकी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ए, तो इसका आंसर हो जाता है ए, 47 का आंसर हो जाता है ए। हो जाता है क्वेश्चन नंबर 48 पे, इन द टाइप ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल वेयर द गवर्नमेंट मेक्स पेमेंट इन फिक्स्ड अमाउंट फॉर द कंसिडरेबल पीरियड एंड देन इन वेरिएबल अमाउंट इन रिमेनिंग पीरियड। पहले एक फिक्स अमाउंट दे देती है, उसके बाद वेरिएबल अमाउंट देती है, ठीक है। द बैलेंस पेमेंट आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ एसेट क्रिएटेड एंड परफॉर्मेंस ऑफ डेवलपर। द फाइनेंशियल रिस्क इज शेयर्ड बाय बोथ द प्राइवेट प्लेयर एंड गवर्नमेंट। जो द PPP मॉडल इज बीइंग डिस्क्राइब, देखो
गवर्नमेंट भी दे रही है, प्राइवेट भी है, तो दोनों ही मिल मिला के वो कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की, फाइनेंशियल रिस्क जो है दोनों ही शेयर कर रहे हैं। तो ये कैसा मॉडल लग रहा है? हाइब्रिड मॉडल। तो ये कैसा मॉडल लग रहा है? हाइब्रिड मॉडल। तो इसको बोलते हैं हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। जो ये है ईपीसी मॉडल, बोट मॉडल, ओएम मॉडल, ये भी ऐसे ही है, और जो कि आपको हमारे इकोनॉमी के, अगर आप बोलोगे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं इन चारों में डिफरेंस अच्छे से आपको समझा दूंगी, ठीक है, क्योंकि इसमें ये वीडियो काफ़ी लंबी बनी रही है, इसलिए मैं अभी ये नहीं समझा पाऊंगी। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल यही होता है जो इसमें लिख रखा है, ठीक है। अब आ जाते हैं 49 पे। विद रेफरेंस टू फूड ग्रेन मैनेजमेंट इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स। फूड ग्रेन मैनेजमेंट में कौन से फंक्शन स्टेट गवर्नमेंट करती है, ठीक है, देखते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेयर प्राइस शॉप, बिल्कुल, शॉप्स तो स्टेट गवर्नमेंट ही खोलेंगे। सेकंड है इशू ऑफ राशन कार्ड टू एलिजिबल बेनिफिशियरी, बिल्कुल ये भी सही बात है। थर्ड है फिक्स में एमएसपी ऑफ फूड ग्रेन्स, क्या आपको लगता है फूड ग्रेन्स का एमएसपी स्टेट गवर्नमेंट फिक्स करती है? बिल्कुल नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है, हो गया। ये कितना आसान क्वेश्चन था। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज लाइबिलिटीज फॉर द आरबीआई। आरबीआई के लिए लाइबिलिटीज कौन सी है, मतलब उसके ऊपर बोझ कौन सी है? बोझ को तो मतलब बोझ, लाइबिलिटीज मतलब बोझ मानो, ठीक है। सबसे पहले गोल्ड रिजर्व, क्या गोल्ड रिजर्व आरबीआई के लिए बोझ है? नहीं भाई, गोल्ड रिजर्व बोझ कैसे है? ये जो है बोझ कैसे भाई? बोझ नहीं है, गोल्ड रिजर्व बोझ नहीं है। कैश नोट्स हेल्ड बाय पब्लिक, कैश नोट्स हेल्ड बाय पब्लिक, जिसमें भी लोन टू, अगर उसने किसी बैंक्स को लोन दे रखे तो उससे तो उसको इंटरेस्ट आ रहा है, वो तो उसका एसेट है, उससे तो उसको पैसे मिल रहे हैं। तो थर्ड तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब है फोर्थ, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, क्या तो क्या वो बोझ है उस पर? इन्वेस्टमेंट से तो हमें पैसे मिलते हैं, वो तो हमारे लिए एसेट है, ये भी एसेट है, ये भी एसेट है, और ये भी एसेट है, गोल्ड भी हमारे लिए एसेट ही है। तो ये जो सेकंड है, केवल करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, यही हमारे लिए क्या है? बैंक के लिए क्या है? आरबीआई के लिए क्या है? लायबिलिटी है। तो जैसा कि आपने देखा, आज हमने अपने 50 क्वेश्चंस, 300 क्वेश्चन में से पहले 50 क्वेश्चंस आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और आपने देखा होगा कि आपने कितना इंप्रूव किया। अगर आपने इससे काफ़ी ज़्यादा सीखा होगा, और अगर इसका स्कोर भी लिखा है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने क्वेश्चन गलत किए, तो आपको पता चलेगा कितने बच्चे कितना स्कोर कर रहे हैं, आपके कंपटीशन में कितने बच्चे कितना स्कोर कर रहे हैं। सो आज हम इसी नोट पे इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। और अगर आपको थोड़ा सा भी ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हमारी नई वीडियोज़ आएँ तो आपको तुरंत से उसका पता चल जाए, और तुरंत से आप हमारी अच्छी अच्छी वीडियोज़ देख पाएँ और अपने ज्ञान को अर्जित कर पाएँ। सो थैंक यू वेरी मच।